गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपने सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में पिछली क्लास में हमने भारत शासन अधिनियम 1935 तक पढ़ा था। उससे आगे का काम आज हम करेंगे। आज हम पढ़ेंगे भारत की संविधान सभा, अर्थात उस संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से हुआ, किस कमीशन के ऊपर वो आधारित थी, किस प्रकार कितने सदस्य थे, उसका हम डिटेल से यहाँ इसकी चर्चा करेंगे। तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे भारत की संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अर्थात भारत की संविधान सभा। भारत की संविधान सभा अब तक जो भारत की शासन व्यवस्था थी वो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून, और उनमें आपने जो भी मैंने डिफरेंट सभी जो नियम्स पढ़ाए, जो कानून थे, उनके द्वारा व्यवस्थित होती थी। अब तक जो संविधान सभा से पहले का जो शासन व्यवस्था थी वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संचालित होती थी। लेकिन जब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद धीरे धीरे अब भारत की स्वतंत्रता की मांग बिल्कुल जोर पकड़ने लगी थी। उस स्वतंत्रता की मांग के जोर पकड़ने के बाद फिर भारत की स्वतंत्रता की घोषणा होती है, और उस घोषणा के बाद भारत की संविधान सभा के निर्माण करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब ये प्रक्रिया किस प्रकार से थी उसको मैं यहां आपको जिक्र करूंगा। अब वो संविधान सभा में का मैं सबसे पहले जिक्र करूं तो सबसे पहले जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की जो मौखिक मांग थी, तो केवल मौखिक मांग थी, वो सन 1885 में बाल गंगाधर तिलक इनके द्वारा पहली बार मौखिक मांग की गई थी कि भाई भारत का एक संविधान होना चाहिए, उस संविधान का निर्माण होना चाहिए जिससे भारत की शासन व्यवस्था को चलाया जा सके। लेकिन सन 1934 में एम.एन. रॉय इस व्यक्ति के द्वारा पहली बार लिखित में मांग की गई कि भारत के संविधान का निर्माण होना चाहिए। इसी प्रकार यदि मैं पार्टी की बात करूं तो 1924 के अंदर स्वराज पार्टी ने सबसे पहले इसकी मांग की थी कि भारत के अंदर संविधान का निर्माण होना चाहिए, अर्थात भारत के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इसकी मांग सबसे पहले इनके द्वारा की। जो बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी वो केवल मौखिक रूप से उनकी मांग थी, उन्होंने लिखित रूप से कोई मांग नहीं की थी। लेकिन लिखित रूप में जो मांग थी वो सबसे पहले एम.एन. रॉय ने की थी। और जो पार्टी के स्तर पर मैं बात करूं तो 1924 के अंदर स्वराज पार्टी ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मांग की थी कि भारत का एक संविधान होना चाहिए जिसके तहत भारत का शासन प्रशासन का संचालन हो। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। सन 1946 जुलाई, सन 1946 जुलाई में अंग्रेजों ने भारत की जो स्वतंत्रता थी उसको, भारत को सत्ता सौंपने की प्रक्रिया धीरे धीरे प्रारंभ की। इसी संविधान निर्माण के लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा जिसके आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन होगा, जिसके अनुसार ही पूरी संविधान सभा की रचना उसके अंदर की जाएगी।
जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत आया। ये कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था। 3 सदस्य। इसमें थे पेनथिंग लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, और अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्यीय आयोग भारत के अंदर उस समय भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए इंग्लैंड की तरफ से भेजा गया। इस कैबिनेट मिशन के ऊपर ही भारत की सारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेस्ड थी। इसके आधार पर इसकी रचना संरचना यहां से प्रारंभ होती है। 1 जुलाई 1946 के अंदर पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए इलेक्शन हुए। उस इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसके लिए इलेक्शन करवाए गए। ये इलेक्शन 300 जो इसमें इलेक्शन से पहले जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी वो 389 थी। 389। इस 389 में 292 सदस्य ये थे ब्रिटिश प्रांतों से। बानवे सदस्य, इसमें मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, यहाँ थोड़ा सी कंजेस्टेड जगह है ये। सबसे पहले बात करूं तो मैं 389 सदस्य 389 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत, 4 सदस्य जो ब्रिटिश कमिश्नरी थी चुनकर आए, और 92 सदस्य देशी रियासतें की बात करूं तो 292 ब्रिटिश प्रांतों से, यहाँ ये 92 न होकर 93 सदस्य देशी रियासतों से चुन करके आए और 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरों की तरफ से चुन कर गए। टोटल करेंगे तो हम 389 सदस्य ये सदस्य संख्या थी। लेकिन उस समय ये संख्या तो निश्चित कर दी गई, लेकिन इसके बाद में चुनाव करवाए गए इन सीटों पर। उस समय 296 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुए। 296 सदस्यों के लिए चुनाव करवाए गए। इस चुनाव की मैं बात करूं तो 208 सदस्य इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से चुन करके आए, और आगे मैं बात करूं तो 73 सदस्य मुस्लिम लीग, और इसमें करीब 15 सदस्य थे जो इंडिपेंडेंट थे, जो किसी भी दल के नहीं थे, तो क्या थे, इंडिपेंडेंट अर्थात अन्य। ये जो इलेक्शन थे इसमें डायरेक्ट जो सदस्यों के इलेक्शन नहीं थे, ये सदस्य अनुपातिक आधार पर चुने गए थे, जिसमें 10 लाख के ऊपर एक प्रतिनिधि उस समय इनकी निर्वाचन की संख्या तय की गई थी, यानी अर्थात 10 लाख की जो लोगों की संख्या है उसके ऊपर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। उस समय ये इस ब्रिटिश जो कैबिनेट मिशन आया उसके बाद
ये सदस्य संख्या निर्धारित की गई। और ये जो चुनाव थे ये प्रथम निर्वाचन था उस समय, जिसमें 208 सदस्य इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा चुने गए, 73 सदस्य मुस्लिम लीग के चुन करके आए और 15 सदस्य जो इंडिपेंडेंट थे, जो किसी भी दल से संबंध नहीं रखते थे, इनके चुनाव हुए। अब आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा। मैं इन सदस्यों के इलेक्शन वगैरह की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल। अब ये अंतरिम मंत्रिमंडल क्या था कि भारत शासन अधिनियम के तहत, जब मैं थोड़ा सा इसमें आगे और जिक्र करूंगा तब आपको बताऊंगा कि एक बार भारत सरकार की जो शासन व्यवस्था है वो संचालन करने के लिए अंतरिम तौर से एक मंत्रिमंडल का गठन कर दिया गया। ये मंत्रिमंडल तत्कालीन जो भारत के बाद में प्रथम प्रधानमंत्री भी निर्वाचित हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में था। पंडित नेहरू उस अंतरिम मंत्रिमंडल के पीएम थे। और राष्ट्रमंडल मामले, विदेश मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण, इसमें बाद में पूछा भी जाएगा आपसे कि अंतरिम मंत्रिमंडल या स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्रालय या विदेश मंत्री कौन था, तो उसका आंसर भी होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उन्होंने यह विभाग अपने पास ही रखा हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल गृह, सूचना, प्रसारण, इसको बोल सकते हैं होम एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। और स्टेट के जो भी सब्जेक्ट थे रियासती मामलों के, बहुत महत्वपूर्ण, रियासती मामले, ये समय अंतरिम मंत्रिमंडल में सरदार पटेल के पास ये विभाग रहे थे। शिक्षा मंत्री राजगोपालाचार्य, वही राजगोपालाचार्य जो भारत के बाद में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल होंगे। ये अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग के जो है मंत्री थे। आगे बात करूं तो मैं कृषि मंत्री, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद उसमें कृषि मंत्री थे। रक्षा, बलदेव सिंह, कानून, जोगेंद्र नाथ मंडल, आपको यहां यह ध्यान रखना है कि यदि भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल की बात करूं मैं, अंतरिम मंत्रिमंडल, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के कानून मंत्री कौन थे, तो आप डायरेक्ट आंसर वहां जाके, यह सबसे मोटी गलती आप यही करेंगे कि आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेंगे। बिल्कुल गलत होगा। आपको ध्यान यहाँ ये रखना है, पूछा जाए कि भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल में भारत के कानून मंत्री कौन थे, जोगेंद्र नाथ मंडल, जो बाद में पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान गए और पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री के तौर पर ये रहे। लेकिन कुछ दिनों बाद इनकी जिन्ना के साथ डिस्प्यूट हुआ और उसके बाद इन्होंने वापस भारत में आए और इन्होंने भारत में
गुमनाम जिंदगी जी, क्योंकि इन्होंने बंटवारे के समय पाकिस्तान में उस समय उनका साथ दिया और ये पाकिस्तान चले गए। चलिए आगे बात करते हैं। अगले मैं बात करूंगा हेल्थ मिनिस्टर अर्थात स्वास्थ्य। ये स्वास्थ्य मंत्री की बात करूं तो मैं गजानतर अली खां, गजानतर अली खां, ये उसमें स्वास्थ्य मंत्री थे। और ये वैसे तो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, बंटवारे के बाद ये मुस्लिम लीग के साथ चले गए थे। आगे बात करूं तो रेलवे, रेलवे जो रेलवे मंत्री थे वो थे अरुणा आसिफ अली, अरुणा आसिफ अली। जॉन मथाई, सॉरी जॉन मथाई। श्रम बाबू जगजीवन राम, जगजीवन राम के नाम से हमने याद रखना है कि ये पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहने वाले कौन थे? बाबू जगजीवन राम। ये जगजीवन राम बिहार से आते थे। जो इनकी बाद में इनकी लड़की जो मीरा कुमार थी वो भारत की लोकसभा की अध्यक्ष भी रही। सबसे लंबा कार्यकाल इनके नाम है, करीब करीब 32 वर्ष ये केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। सबसे ज्यादा लंबे समय तक कार्यकाल बाबू जगजीवन राम के नाम से है। ये उसमें श्रम मंत्री थे। और एक दो मैं और बात करूं तो एक खान, कार्य, खन्नन, ये थे जॉन मथाई। ये उनकी के पास ये मंत्रालय था। ये था भारत का अंतरिम मंत्रिमंडल, जिसमें से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल में ये विभाग किस किस के पास थे। तो ये पूरा मंत्रिमंडल इस प्रकार से है यदि हम बात करें तो। दोस्तों आज हमने अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टार्ट करके और कैबिनेट मिशन और उसकी सदस्य संख्या और जो अंतरिम मंत्रिमंडल था उसको हमने पढ़ा। आज के लिए हम इतना काम करेंगे और अगली जो वीडियो है हमारी उसमें उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम इतने से पढ़ेंगे। थैंक यू। इसको शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को जरूर करें। थैंक यू।